रेफरेंस एंड रिवीजन हो गया था हमारा, है ना। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ केसेस पढ़ने थे, तो मैंने बोला था आपको आप देख लीजिएगा एक बार कि ट्रांसफ़र ऑफ केसेस कैसे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है, सेशन कोर्ट के पास भी पावर है केसेस को ट्रांसफ़र करने की, है ना। और फिर जो है जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं वो केस को फॉरवर्ड कर सकते हैं, फॉरवर्ड द केसेस, विदड्रॉ कर सकते हैं अपने आप को केस से, है ना। मेकिंग ओवर ऑफ केसेस बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये सारी बातें मैंने आपको बोला था, आप देख लीजिए। नाउ वी हैव चैप्टर 24, चैप्टर 34, सॉरी 24 बोल रहा हूँ मैं, चैप्टर 34। चैप्टर 34 में देखिए क्या है, आपने सेंटेंस ऑफ फाइन लगाया या कोई इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस जो है दिया है। अब आपने इम्प्रिजनमेंट बोला कि 5 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा, 10 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, या डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। तो हर एक सेंटेंस को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, क्या प्रोसीजर होगा उसका, उसी के लिए आपका चैप्टर 34 जो है वो बात करता है। तो कितने टोटल इसमें आपको प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, 5 सेक्शंस हैं मेनली, ठीक है। तो 3 तो होगा, एक डेथ सेंटेंस रिलेटेड जो सेक्शन है वो सेक्शन ए है, उसके बाद में सेक्शन बी जो है वो इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड है, फिर फाइन कैसे लगाया जाएगा उसके बारे में है, और उसके बाद आपका आता है जनरल प्रोविजंस की, जनरल प्रोविजंस और कुछ जो चीज़ें हैं वो कैसे आप रेगुलेट करेंगे एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, चाहे वो आप डेथ की बात करें, चाहे वो फाइन की बात करें, या फिर इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड जो जनरल बातें हैं वो आपकी 4th सेक्शन में लिखी हुई है, सेक्शन डी में लिखी हुई है। मैंने बताया ये सारे सेक्शंस जो हैं ए से लगा करके डी तक, दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो आपका मेन है वो मैंने बताया था सेक्शन ई जो है वो मेन है, सेक्शन ई इज मेन सेक्शन, ठीक है। पहला सेक्शन देखिए डेथ सेंटेंसेस को लेकर के है, डेथ सेंटेंसेस को लेकर के। अब मैंने बताया एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 409। हाई कोर्ट को आपने कंफर्मेशन के लिए भेजा, हाई कोर्ट ने कंफर्मेशन जो है वो भेज दिया सेशन कोर्ट को, तो जैसे ही कंफर्मेशन का ऑर्डर आपके पास में आता है, आप क्या करेंगे, उस ऑर्डर को इफेक्ट में लाने के लिए वारंट जो है साइन करेंगे या और दूसरे स्टेप्स लेंगे, वारंट इशू करेंगे। इस वारंट को ही बोलते हैं हम डेथ वारंट। क्या बोलते हैं, डेथ वारंट। या जिसको हम ब्लैक वारंट भी बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। इसमें आपका एक सेक्शन जो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बचता है वो है आपका सेक्शन 456 कि अगर कोई वुमेन जो है जिसको डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया गया है, इफ सी इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, अगर वो प्रेग्नेंट फाउंड की जाती है, तो हाई कोर्ट जो है, पावर किसके पास है, ये इंपॉर्टेंट होता है, सब जगह यही इंपॉर्टेंट, जो हाई कोर्ट है उसके डेथ सेंटेंस को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कम्यूट कर देगा। क्या कर देगा, कम्यूट, चेंज कर दिया, नेचर चेंज कर दिया। पहले नेचर क्या था, डेथ सेंटेंस का, अभी नेचर क्या कर दिया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो सेंटेंस का जो नेचर है वो बदला गया, इसलिए उसको कम्यूटेशन बोलते हैं, चेंजिंग फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं क्या, कम्यूटेशन। अभी हम आगे और भी कम्यूटेशन के बारे में चर्चा देखेंगे, सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस, वो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 जो सेक्शन ई है, 5वां सेक्शन, वो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। तो आपको 456 थोड़ा सा जो है ध्यान में रखना है। बाकी इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड उतने इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है भाई, कहाँ पे रखा जाएगा इस व्यक्ति को जिसको इम्प्रिजनमेंट आपने सुनाया है, तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी और उस जगह पर उसको रखा जाएगा। लेवाई ऑफ फाइन, फाइन कैसे लगाएंगे, इसके लिए आप 461 को थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। इसको देखेंगे 461 को, ठीक है। किसी भी आपने बोला ऑफेंडर को कि उसको फाइन पे करना है,
किसी भी ऑफेंडर को बोला गया कि उसको फाइन पे करना है, लेकिन उसने फाइन पे नहीं किया, तो ऐसे केस में जो कोर्ट है वो इन तरीकों से, ये जो तीन तरीके दिए गए हैं दो, इन तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फाइन के वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे? एक वारंट जारी करेंगे कि भाई उसकी प्रॉपर्टीज को क्या किया जाए, अटैच किया जाए, सेल किया जाए, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जाए और प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाए, अगर वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर वो कोई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है जिससे लैंड रेवेन्यू निकल करके आता है, ठीक है, तो फिर जो है किसी कलेक्टर के, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसको जो है ऑथराइज किया जा सकता है कि वो उसको ऐसे तरीके से रियलाइज करे, उस फाइन को ऐसे तरीके से रियलाइज करे जैसे कि लैंड रेवेन्यू को रिकवर किया जाता है। तो इट कैन बी डन बाय दिस वे। वारंट जो है वो इशू करा जाएगा, या तो फाइन को रिकवर किया जाए प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को बेच करके, या फिर कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को आप क्या करेंगे, ऑथोराइज कर देंगे बाय वारंट। यहां पर एक बात जो है वो याद रखने वाली ये है कि कभी भी ऐसे वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए अरेस्ट या डिटेंशन नहीं किया जाएगा। नो अरेस्ट, नो डिटेंशन शैल बी मेड। इज दिस क्लियर? इस बात को बस आप याद रखेंगे कि किसी भी सूरत हाल में आपको अरेस्ट या डिटेंशन जो है ऐसे वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं करना है। ठीक है, मेरे समझ से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 461, 462 भी आप एक बार देख लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ सच वारंट। इसके बाद में आपके जनरल प्रोविजंस में अगर मैं बताऊं आपको, तो 468 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया, थोड़ा सा जानकारी दी है। 468 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, एग्जाम्स में ना भी आए तो आपका जो जजमेंट आप लिखते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के एग्जाम में हो, एमपी के, दोनों स्टेट में जजमेंट राइटिंग जो है एक पेपर है ना, तो वहां पर जब आप जजमेंट लिखते हैं तो आपको ये बात मेंशन करनी होती है कि 468 के अंतर्गत, सेक्शन 468 के अंतर्गत एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। इसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कि भाई जितना पीरियड उसने ट्रायल के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान, भाई उसका अरेस्ट तो पहले कर लिया गया, उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया, ट्रायल जब पेंडिंग रहा उसको जेल में रखा गया, तो वो जो पीरियड उसने जेल में ऑलरेडी स्पेंड कर लिया है उस पीरियड को सेट ऑफ कर दिया जाएगा जो इम्प्रिजनमेंट एट द लास्ट उसको ट्रायल पर मिला है। फॉर एग्जाम्पल, वो 4 साल ऑलरेडी जेल में रह चुका है, ट्रायल को कंप्लीट होने में 4 साल लग गए, 4 साल वो पूरे समय जेल में रहा, बेल पर नहीं निकला कभी, तो वो 4 साल के पनिशमेंट को आप वो पनिशमेंट से घटा देंगे जो पनिशमेंट अवॉर्ड किया गया। मान लीजिए 5 साल की सजा दी, तो 4 साल ऑलरेडी रह लिया, अब उसको 5 साल अब नहीं रहना है, अब केवल 1 साल और रहना है। तो एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाएगा, जितना इम्प्रिजनमेंट उसने सर्व कर लिया है, जितना टाइम उसका डिटेंशन रहा है, उस पीरियड को सेट ऑफ कर दिया जाएगा जो इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया गया है। 468 इज इंपॉर्टेंट। When an accused person on conviction has been sentenced to imprisonment for a term not being imprisonment in default of fine। अब देखिए, डिफॉल्ट ऑफ फाइन वाले को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेन पर्पस हमारा क्या है, फाइन रिकवर करना। द पीरियड ऑफ डिटेंशन इफ एनी अंडरगॉन बाय हिम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ द सेम केस एंड बिफोर द डेट ऑफ सच कन्विक्शन shall be set off against the term of imprisonment imposed on him on such conviction, and the liability of such person to undergo imprisonment on such conviction shall be restricted to remainder। जो बचा हुआ हिस्सा है, 4 साल हटा दिए, बचा हुआ हिस्सा है, केवल उसी के लिए उसको जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट in case referred to in section 475 such period of detention shall be set off against the period of 14 years referred in that section। अब बहुत बार देखिए क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है,
अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कितना कर दें, तो वहाँ पर ऐसे केसेस में आप 14 साल जो है उस पीरियड को मान लेते हैं, 14 साल मान लेते हैं, और फिर 14 ईयर्स से उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस में 14 ईयर कंप्यूटेशन। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये नहीं कि 14 साल की इम्प्रिजनमेंट, ऐसे बीएनएस में पढ़ते हैं 20 साल, कंप्यूटेशन के लिए 20 साल मानते हैं। भाई किसी अपराध की सजा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और उसके अटेम्प्ट का उसका आधा होगा, तो अटेम्प्ट के लिए आधा कैसे काउंट करें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। तो ऐसे सूरत हाल के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए बीएनएस बोल देता है कि 20 साल आप मान के चल लो। सेम यहाँ पर बोला गया है कि जब आप डिटेंशन वगैरह की ऐसी बात करेंगे तो 14 ईयर्स जो है उसको मान लिया जाएगा। अभी हम आएंगे भी सस्पेंशन, रेमिशन और कम्यूटेशन पर अगले हमारे पार्ट में, जो पार्ट ई है, 5th पार्ट है। मेरे समझ से 468 आपको क्लियर होगा। कोई डाउट है 468 को लेकर के, बताइए ज़रा। 468 इज इम्पॉर्टेंट, हर जजमेंट में मेंशन करना होता है। ठीक है, कोई डाउट इसको लेकर के बताओ, मंतशा, हांसी, कोई डाउट? चलो 468 आ गया समझ। अब आते हैं हम हमारे पार्ट 5 पे, जो 5th पार्ट है उस पे आते हैं। सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। जो सेंटेंस अवॉर्ड किया गया उसको सस्पेंड कर दिया जाए, फॉर द टाइम बीइंग उसको नहीं दिया जाएगा, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड किया जाए। रेमिशन की पावर है, रेमिट कर दें, कम सजा दे दें, उतनी सजा नहीं दे, कम सजा दें। कम्यूटेशन, नेचर ही चेंज कर दें, डेथ से लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से इम्प्रिजनमेंट में लेकर के आ गए, इम्प्रिजनमेंट था फाइन में कन्वर्ट कर दिया। इसी के बारे में आपका ये पार्ट 5th है। ठीक है, देखिएगा जरा। मर्सी पिटीशन इन डेथ सेंटेंस केसेस, मर्सी पिटीशन इन डेथ सेंटेंस केसेस। अगर डेथ सेंटेंसेस हैं, भाई किसी को डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया गया तो वो मर्सी पिटीशन लगाएगा, बताएगा कि साहब हमने सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, अपील, रिव्यू, स्पेशल अपील, स्पेशल लीव, एसएलपी, सब कुछ डिसमिस हो चुका है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहा है, और ऐसे डेथ सेंटेंस को कंफर्म भी कर दिया हाई कोर्ट ने। तो हम मर्सी पिटीशन लगा रहे हैं आपके समक्ष। किसके समक्ष लगाएंगे आप? या तो प्रेसिडेंट के समक्ष लगाएंगे या फिर गवर्नर के समक्ष लगाएंगे। गवर्नर के लिए आपके पास समय होता है 30 दिन का, और प्रेसिडेंट के लिए समय रहता है कितने दिन का? 60 दिन का। ठीक है, आप जो है मर्सी पिटीशन लगाएंगे, साहब हमें दया दृष्टि दिखाई जाए हमारे ऊपर। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आपका सेक्शन 472 है। देखिएगा, अगर मैं आपके लिए साथ साथ पढ़ता हूँ, आपको सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे 472 और 475, 472, 475 दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत। अ कन्विक्ट अंडर द सेंटेंस ऑफ डेथ और हिज लीगल हेयर्स और एनी अदर रिलेटिव, या तो वो खुद जाए या उसके कोई लीगल हेयर या उसके कोई रिलेटिव। इफ हैज नॉट ऑलरेडी सबमिटेड अ पिटीशन फॉर मर्सी, फाइल अ मर्सी पिटीशन बिफोर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 72 और गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 161। पार्डनिंग पावर के साथ डील करते हैं। 72 प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है, 161 गवर्नर की पार्डनिंग पावर है। ज़्यादा डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, जब भी आप, अगर आपको यूनियन के सारे आर्टिकल्स याद हैं तो स्टेट के याद करना लगभग आसान है। एक तो कुछ आर्टिकल सीधे सीधे याद हो जाते हैं, जो नहीं होते हैं आपको याद, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लगभग 89 का डिफरेंस रहता है दोनों के बीच में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल, कौन सी डेट से? इन्फॉर्म्स हिम अबाउट डिसमिसल ऑफ अपील, review, SLP by Supreme, informs him about the date of confirmation of death sentence by the High Court and the time allowed to file an appeal or special leave in Supreme Court has expired। जिस दिन जेलर साहब आपको आकर के बताते हैं कि हाई कोर्ट ने आपके सेंटेंस को कंफर्म कर दिया है, अब आपको डेथ सेंटेंस होगा, और आपके लिए जो
टाइम लिमिट थी अपील फाइल करने की, वो भी निकल गई है। या फिर अगर आपने अपील फाइल कर दी थी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, आपने रिव्यू लगाया था, अपील लगाई थी, एसएलपी फाइल कर दी, कुछ भी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया है, तो इसकी जानकारी भी जेलर साहब किसको देंगे? उस व्यक्ति को देंगे। जिस दिन आपको ये जानकारी मिलती है उस दिन से आप क्या करेंगे? 30 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे? ऐसी मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे जरा। अ पिटीशन अंडर सबसेक्शन में इनिशियली बी मेड टू गवर्नर एंड ऑन इट्स रिजेक्शन डिस्पोजल बाय द गवर्नर द पिटीशन शैल बी मेड टू प्रेसिडेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन। तो सबसे पहले किसको करी जाएगी पिटीशन? आप किसके पास लगाएंगे? सबसे पहले गवर्नर के पास। तो गवर्नर के पास कितने दिन के अंदर? मैंने बताया था 30 दिन के अंदर। जब वहां से रिजेक्ट हो जाए तो उस रिजेक्शन से 60 दिन के अंदर अंदर आपको प्रेसिडेंट को मूव करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? बताइए जरा। क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर आप, जिस दिन जेलर साहब ने आपको जानकारी दी, या तो आपने एसएलपी लगा दी होगी, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर गए होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में आपका केस डिसमिस हो गया, इसकी जानकारी आपको मिली, चाहे वो रिव्यू हो, चाहे वो अपील हो, चाहे वो एसएलपी हो। या फिर आपने अपील फाइल नहीं करी, तो जब हाईकोर्ट ने कंफर्म किया और आपका पीरियड एक्सपायर हो गया अपील करने का, तो उस दिनांक से आप, जिस दिन को आपको इन्फॉर्म किया गया जेलर साहब के द्वारा, आप जो है क्या करेंगे? मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हैं विद इन 30 डेज टू गवर्नर। और जब गवर्नर साहब रिजेक्ट कर दे तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर आप किसको अपील मर्सी पिटीशन फाइल करेंगे? प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल, मैं आपको सबसेक्शन 3 देख रहा हूँ आपके लिए। द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल और द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल शैल इंश्योर दैट एवरी डिस्ट्रिक्ट in case there are more than one convict in a case also files the mercy petition within the period of 60 days, and on non-receipt of such petition from the other convicts, the superintendent of the jail shall send the names, addresses, copy of the record and all other details of the case to the central government or the state government for considering along with the said mercy petition। भाई अब एक ने लगा दी, बाकी ने नहीं लगाई, तो ये जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल हैं या सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल हैं, उनकी ये जवाबदारी है कि वो क्या करें? स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके नाम भी भेज दें, साथ साथ उनके एड्रेसेस भी भेज दें, कि उनकी इस मर्सी पिटीशन को भी कंसीडर किया जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑन द रिसिप्ट ऑफ द मर्सी पिटीशन सीक द कमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड कंसीडर द पिटीशन अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड मेक द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट इन दिस बिहाफ। अब ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट खुद तो काम करते नहीं है, उनको रिकमेंडेशन कहाँ से आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो प्रेसिडेंट को गवर्नमेंट से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करेंगे? रिकमेंडेशन देंगे। कितने दिन के अंदर देना है? 60 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन से उनके पास में जो रिकॉर्ड्स हैं और जो कमेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के, जिस दिन वो आ जाते हैं, उससे 60 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को अपना रिकमेंडेशन बता देगी। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंट उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। ठीक है, द प्रेसिडेंट कंसीडर, डिसाइड एंड डिस्पोज द मर्सी पिटीशन एंड देयर आर मोर देन वन कन्विक्ट, द पिटीशन शैल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट टुगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अपॉन द रिसिप्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द मर्सी पिटीशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 48 आवर्स, जो भी डिसीजन लिया किसने? प्रेसिडेंट ने, उसको 48 आवर्स के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट किसको कम्युनिकेट करेगी? कम्युनिकेट टू होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल। 48 घंटे के अंदर अंदर उस ऑर्डर की जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कम्युनिकेट की जाएगी होम डिपार्टमेंट को, स्टेट के, साथ ही साथ जेल सुपरिटेंडेंट को, और या अगर कोई उसकी जगह ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल और कोई है तो वो भी। इसके बाद सबसेक्शन 7 इज इम्पॉर्टेंट।
No appeal shall lie in any court against the order of the president or the governor made under Article 72 or 161 of the Constitution, and it shall be final, and any question as to arriving decision by the president or governor shall not be inquired into in any court. अब जो भी मर्सी पिटीशन पे डिसीजन आएगा वो फाइनल होगा, उसके बाद फिर कोई भी इंक्वायरी किसी भी कोर्ट के द्वारा ऐसे डिसीजन पर नहीं की जाएगी। ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट, बताइए ज़रा। 472 क्या आपको समझ में आया? आ गया होगा, बड़ा आसान सा है, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 473 देखिए ज़रा, पावर टू रेमिट सेंटेंसेस। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को पनिशमेंट जो है दिया जाता है कोर्ट्स के द्वारा, when any person has been sentenced to punishment for an offense, the appropriate government, appropriate government का मतलब क्या है भाई? appropriate सेंट्रल वाला एक्ट है या सेंट्रल ने इन्वेस्टिगेट करा है उस केस को, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी। बाकी के केसेस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन कहलाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एट एनी टाइम विदाउट कंडीशन और अपॉन कंडीशंस which the person sentence accepts suspend the execution of his sentence or remit the whole or any part of the punishment। या तो सस्पेंड कर देंगे या उस पूरे के पूरे पार्ट को रेमिट कर देंगे, रेमिशन दे देंगे, या फिर कुछ छोटे थोड़े पार्ट को, भाई 10 साल की सजा थी 5 साल को रेमिट कर दिया, 5 साल अभी और आप सजा देखेंगे, या सस्पेंड ही कर सकते हैं। किसको पावर है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। वेयर एन एप्लीकेशन मेड टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर सस्पेंशन और रेमिशन ऑफ सेंटेंस, जहां पर भी एक एप्लीकेशन लगाई जाती है सस्पेंशन के लिए या फिर रेमिशन के लिए, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो प्रिसाइडिंग जज ऑफ द कोर्ट से, जिसके सामने कन्विक्शन वगैरह, जिसने कन्विक्शन वगैरह दिया है या जिसने कन्विक्शन कंफर्म करा है, उनसे ओपिनियन मांगेगी। ठीक है, कि भाई ऐसे व्यक्ति को ये सस्पेंशन रेमिशन दिया जाए या ना दिया जाए। ठीक है, चलिए ज़रा, इफ एनी condition on which suspension has been sentence has been suspended or remitted in the opinion of the state government not fulfilled। अब आपको किसी शर्त पर छोड़ा गया था, आपको किसी शर्त पर जो है आपके सेंटेंस को सस्पेंड किया था या रेमिट किया था, अब आपने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो आप जो है स्टेट गवर्नमेंट होने के नाते ऐसे सस्पेंशन को, रेमिशन को कैंसिल भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन है जिसके लिए आप बाहर निकल गए थे, आपको फिर से वापस जेल में भेज दिया जाएगा। द कंडीशन ऑन विच सेंटेंस इज सस्पेंडेड और रेमिटेड अंडर दिस सेक्शन मे बी वन टू बी फुलफिल्ड बाय द पर्सन इन हुज फेवर द सेंटेंस इज सस्पेंडेड और रेमिटेड और वन इंडिपेंडेंट ऑफ हिज विल। किसी तरीके का भी वो कंडीशन हो सकती है, या तो हो सकती है उसी को फिल करनी हो या उसकी इच्छा पे ही डिपेंड ना कर रही हो, इस तरीके की भी कंडीशन पर उसको छोड़ा जा सकता है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर गिव डायरेक्शन एज टू सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड कंडीशन ऑन विच पिटीशन शुड बी प्रेजेंटेड एंड डेल्ट विथ। अब भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बता सकती है किस तरीके से ये पिटीशंस जो हैं वो प्रस्तुत की जाएंगी, प्रेजेंट की जाएंगी, और उनको कैसे उनका निराकरण किया जाएगा। ठीक है, ये आप बाकी का देख लीजिएगा, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर बता दिया है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई लॉ किसने पास करा था, एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की एक्सटेंड होती है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी के सारे केसेस में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो होती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, पावर टू कम्यूट सेंटेंस। अब देखो ज़रा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट है 474 में ये लाइन, आप सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूट का मैंने मतलब बताया था, एक नेचर से दूसरे नेचर में, एक टाइप के पनिशमेंट से दूसरे टाइप के पनिशमेंट में चेंज करने को हम कम्यूटेशन बोलते हैं। सस्पेंशन रेमिशन देख लिया हमने 473 में, कम्यूटेशन है 474 में, और कम्यूटेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है
सबसे पहले तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी ये, विदाउट द कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन या पर्सन सेंटेंस्ड। जिस व्यक्ति को सेंटेंस दिया गया उसकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है कम्यूटेशन के लिए, उसकी कंसेंट के बिना भी कम्यूटेशन किया जा सकता है। इज दिस क्लियर और नॉट? बिना, एक व्यक्ति को 10 साल की सजा हुई, उसको डेथ अवॉर्ड की, डेथ सेंटेंस दिया गया, डेथ सेंटेंस को आप कम्यूट कर सकते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे बिना उसकी कंसेंट के भी। ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर है। ठीक है, मेरे समझ बात आपको समझ में आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन सेंटेंस्ड, उसकी कंसेंट के बिना आप ऐसा कर सकते हैं। मैं बार बार आपके लिए इसलिए रिपीट कर रहा हूं, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में तो खास तौर पर आता ही आता है। डेथ सेंटेंस को आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि डेथ को उठाया आपने और फाइन लगा दिया डेथ को हटा करके, नहीं, डेथ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज किया जा सकता है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को आप जो है इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकते हैं जो कम से कम 7 साल का हो। ऐसा नहीं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को उठा करके आपने 6 महीने की सजा कर दी। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को आप इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकते हैं, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो इम्प्रिजनमेंट है ये 7 साल से कम का नहीं होना चाहिए। अगर सेंटेंस दिया गया है 7 साल या उससे ऊपर का, 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, तो उसको कम से कम 3 साल, अगर आप इम्प्रिजनमेंट में ही चेंज कर रहे हैं उसको, तो 3 साल कम से कम इम्प्रिजनमेंट आपको देनी पड़ेगी। और जहां पर 7 साल से कम का है उसको फाइन में चेंज किया जा सकता है। 7 साल से कम का है उसको कम्यूट किया जा सकता है, किसमें? फाइन में। जहां पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिगरस दिया उसको सिंपल में कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया, पांचों कैटेगरीज आपको समझ में आई। ऐसा नहीं कम्यूटेशन की पावर है आपके पास तो ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दो, डेथ को उठा करके फाइन में, नहीं, फाइन में कन्वर्ट करना है तो 7 साल से नीचे का पनिशमेंट होगा तभी उसको फाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है। 475 टॉक्स अबाउट दी रिस्ट्रिक्शन। ऑफ 474, 475 मैंने बताया था आपको, 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 473 वेयर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ इज इम्पोज्ड। क्या इम्पोज किया गया है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट इम्पोज किया गया है ऑन कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस फॉर विच डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय लॉ। देखो जरा, यहां समझना है आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया गया था, ध्यान से समझिएगा जरा, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया गया था तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट कर सकते हैं कितने इम्प्रिजनमेंट के लिए? 7 साल तक की सजा या उससे ऊपर की सजा के लिए आप कम्यूट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसको। वेल एंड गुड। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि जिस अपराध के लिए आपने सजा दी है, द ऑफेंस फॉर विच यू हैव सेंटेंस्ड, मान लीजिए वो अपराध 103 का है, मर्डर, तो ऐसे केस में जब सजा जो आप दे रहे हैं वहां पर 2 सजा लिखी हुई है, डेथ इज वन ऑफ द सेंटेंस, उसको डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता था और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, डेथ नहीं दिया। तो जहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट करने की, रेमिट करने की, सस्पेंड करने की बात आएगी और वहां पर एक पनिशमेंट डेथ का भी था, तो उस व्यक्ति को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि उसने अपने जीवन के 14 साल वहां पर ना व्यतीत कर लिए हों। इज दिस क्लियर और नॉट? केवल लाइफ इम्प्रिजनमेंट था तो भाई 7 साल तक कर सकते हो आप, बिल्कुल 7 साल, 8 साल, 10 साल की सजा दे दो उसको और छोड़ दो उसको। लेकिन जहां पर एक जो पनिशमेंट है वो डेथ भी है, वन ऑफ द पनिशमेंट इज डेथ ऑल्सो, उसी अपराध की भाई 1 से ज्यादा सजा होती है, आपने देखा है बहुत बार, डेथ पनिशमेंट भी है। तो डेथ सेंटेंस अगर वन ऑफ द पनिशमेंट दिया है उस ऑफेंस के लिए, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? 14 साल से पहले नहीं छोड़ेंगे।
प्रोवाइडेड बाय लॉ, और वेयर सेंटेंस डेथ इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन हैज बीन कमिटेड अंडर सेक्शन 474 इनटू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, डेथ को आपने इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ में कन्वर्ट कर दिया, तो मतलब डेथ सेंटेंस था वन ऑफ द सेंटेंस। सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन अनलेस ही हैड सर्व्ड एट लीस्ट 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जब तक कि वो 14 साल का इम्प्रिजनमेंट नहीं व्यतीत कर लेता है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, देखिएगा जरा। अब जो 473, 474 में पावर हैं, ये भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्सरसाइज करता है और स्टेट गवर्नमेंट भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, दोनों के पास ये कंकरेंट पावर्स हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा 477 भी आप एक बार समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कंकरेंट पावर्स के बारे में वो वीडियो कर। तो मैंने समझ से आपको ये जो चैप्टर था, चैप्टर 34, ये हमने यहाँ पर कवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नाउ वी हैव चैप्टर 35। आपको चैप्टर 34 से लेकर के कोई डाउट? मैंने जो प्रोविजंस आपको बताए हैं वो प्रोविजंस ही आपको देखने हैं, समझने हैं, वो याद रखने हैं। भाई ब्लैक वारंट, डेथ वारंट 453, 461 याद रखना है, 462 याद रखना है, 468 वेरी इंपॉर्टेंट, वो याद रखना है कि जो पीरियड निकाल दिया उसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा फाइनल सेंटेंस में, फाइनल अवॉर्डेड सेंटेंस में।